जो है आपका चैप्टर्स में वो फार्मेसी एक्ट है एंड फार्मेसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। ठीक है, तो अब ये जो फार्मेसी एक्ट है इसमें क्या है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड फार्मेसी एक्ट दोनों में अंतर क्या है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बेसिकली क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक दोनों को रेगुलेट करने के लिए। एंड फार्मेसी एक्ट क्या है कि हमारा जो प्रोफेशन है फार्मेसी का उसको रेगुलेट करने के लिए है, उसके बेटरमेंट के लिए है, उसमें क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए, क्या प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी नियम होना चाहिए, क्या रूल्स होना चाहिए, क्या रेगुलेशंस होना चाहिए, उसके लिए हमारा फार्मेसी एक्ट है। ठीक है, और ये एक्ट आया था 1948 में, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा फार्मेसी एक्ट 1948। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, अब दूसरा क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव्स जब ये आया यहाँ तो हमको पता चल गया कि ये एक कानून बना जो फार्मेसी के प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए बना। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ओरिजिन पढ़ाए थे तो वहां हम क्या देखे थे कि कोई भी फार्मासिस्ट नहीं था हमारे देश में, तो कोई भी कुछ भी बेच रहा था, कोई वहां पे स्टैंडर्ड नहीं था, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स बिक रहे थे, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बिक रहे थे, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं था। तो मतलब फार्मेसी प्रोफेशंस पे किसी का कंट्रोल नहीं था, तो उसी कंट्रोल के लिए एक्ट आया फार्मेसी एक्ट। तो अब ये कुछ उद्देश्य से बना होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि ये जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको पहचान दिलाएं, उसके स्टेटस को रेज करें, स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, उसको रेगुलेट करें। तो पहला उद्देश्य इसका यही था। अब दूसरा उद्देश्य क्या होगा कि इसका स्टैंडर्ड तो बढ़ाएगा, ओके, लेकिन स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएगा? स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए कोई स्टैंडर्ड कोर्स होना चाहिए, कोई यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार वाले को बहुत पढ़ा रहे हैं, झारखंड वाले को कम पढ़ाएंगे, यूपी वाले को पढ़ाएंगे ही नहीं। तो सभी के लिए एक कॉमन सिलेबस होना चाहिए, सभी के लिए कॉमन एजुकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग है तो पूरा ऑल ओवर इंडिया सेम ट्रेनिंग होना चाहिए, जो भी इस प्रोफेशन में उतर रहे हैं तो यूनिफॉर्मेशन होना चाहिए। तो दूसरा उद्देश्य यही था। तीसरा उद्देश्य क्या था कि जो भी ठीक है आदमी पढ़ भी लिया, हर कुछ कर लिया, प्रोफेशंस में भी आ गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, लेकिन अब वो इस चीज को मान नहीं रहा, एथिक्स को मान नहीं रहा। तो अब वहां पे क्या होगा, इस चीज को नहीं मानेगा तो क्या करेगा, कुछ भी गलत दवाइयां बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है। मान लीजिए प्रोफेशन आप फार्मासिस्ट नहीं है लेकिन फिर भी फार्मासिस्ट के जगह पे बैठ के दवाइयां बेच रहे हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, कुछ आपके ऊपर ऑफेंसेस लगेंगे। तो जो भी आर्मी प्रोफेशंस इस फार्मेसी प्रोफेशंस में आ रहा है उसके ऊपर एक कंट्रोल करने के लिए तीसरा उद्देश्य ये था। उसके बाद अब इन सभी रेगुलेशंस को कौन लाएगा, नया एजुकेशन रेगुलेशन लाना हो, सिलेबस लाना हो, कौन लाएगा? तो उसके लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करने वाला कोई एजुकेटर्स होना चाहिए, एक बड़ा काउंसिल होना चाहिए, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ऑर्डर दिया। 1948 में एक्ट आया और 1949 में पीसीआई बना था हमारे देश में। तो अब वही पीसीआई क्या करता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी तरह के सिलेबस बनेंगे, एजुकेशन रेगुलेशन बनेंगे, या फार्मासिस्ट को कुछ डायरेक्ट करना हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर का कुछ रोल हो, कुछ भी नया नियम निकालेगा फार्मेसी के तहत, तो वो कौन निकालता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद अब एक अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रहे, ऑल ओवर पूरा देश उसी पे बेस्ड रहेगा, तो क्या होगा, काम बहुत लेट से होगा, हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो उस केस के लिए क्या किया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को कम करने के लिए, थोड़ा सभी स्टेट का भार कम करने के लिए, हर एक स्टेट पीसीआई को बनाया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बनाया। हर एक जगह पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, बिहार का अपना है, झारखंड का अपना है। अब जितना भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो वहाँ के जो भी रजिस्ट्रार है वो कर रहे हैं। तो अब क्या है कि आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करा सकते हैं। दूसरा लास्ट उद्देश्य क्या था इसका कि जो भी एक्टिविटीज हो रहा है फार्मासिस्ट का उसको रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि फार्मेसी डे आता है तो वो अपना एक नया थीम देता है कि इस थीम पे आपको, हर एक इंस्टीट्यूट को बोलता है कि इस थीम पे कुछ काम कराना है। कभी फार्माकोविजिलेंस थीम दे दिया, कभी और कुछ एंटीबायोटिक्स से सेफगार्ड कैसे करें वो चीज दे दिया। तो वो एक थीम के बेस में सभी फार्मासिस्ट से एक्टिविटीज कराता है और वो कंपल्सरी कर देता है। तो ये सारी चीज ऑब्जेक्टिव से हमारी फार्मेसी एक्ट की। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखेंगे तो क्या है कि
डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सिर्फ क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है कि फार्मेसी का प्रैक्टिस हमारे देश में अच्छे से हो, और जो प्रोफेशंस है फार्मासिस्ट का उसको उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करे, उसको रेज करे। इतना काम है हमारे फार्मेसी एक्ट का। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। अब आपको जो क्वेश्चंस आएगा इस चैप्टर से वो आएगा, पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पीसीआई में कितने मेंबर्स हैं, पीसीआई का काम क्या है। या तो पीसीआई का काम आ सकता है, या स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम आ सकता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का या स्टेट का, इन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, कि कैसे रजिस्टर्ड होते हैं फार्मासिस्ट। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस बेसिस पे। तो अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अभी आपके सेशन में भी हम ये दिए हुए थे क्वेश्चंस कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है। तो अब ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो ये तो एक इंस्टीट्यूशन टाइप के हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि ऑब्वियस कोई ना कोई इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इसमें काम करने वाले। तो अब ये मेंबर्स कहाँ से आते हैं, तो यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको पढ़ना है। तो अब ये दो वर्ड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या सेंट्रल काउंसिल, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। जैसे आपके दो नाम है, एक घर का एक बाहर का, सेम टाइप्स का यहाँ पे भी इसके सेम है, वही दोनों नाम है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है। अब पीसीआई क्या हुआ कि जब ये लॉ बना उसके बाद ही बनेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य में ये शामिल था। तो 1948 के बाद ये 1949 में, और 9 अगस्त 1949 में सेक्शन 3 में फार्मेसी एक्ट के पीसीआई बना। अब पीसीआई बनने के लिए कुछ मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके तीन टाइप्स के मेंबर्स होते हैं। अब ये तीन मेंबर्स क्या होंगे, एक इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरा नॉमिनेटेड, तीसरा एक्स ऑफिशियो। तो अब तीनों में अंतर क्या है, एक जैसा ही नॉमिनेट होना चाहिए। तो इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं कि जो इलेक्शन लड़के जीत के आते हैं, उनको इलेक्शंस एक समय पे होता है, उन इलेक्शंस में जाना पड़ता है। उसके बाद इलेक्शंस में जो लोग जीतेंगे वो वहां के मेंबर्स बन गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये कोई इलेक्शन नहीं जीतते, ये डायरेक्ट इनको कोई नामित करता है। अब कौन नामित करता है ये हम बाद में देखेंगे। अलग अलग जगह से नामित होके आते हैं, मतलब वो सीधा नामांकन दे दिया कि मान लीजिए अगर हम है सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा नाम दे दिया तो हम वहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वहां पे फिर कोई किंतु परंतु नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या है कि ये नहीं नहीं तो इलेक्टेड होते हैं, नहीं नॉमिनेटेड होते हैं। एक्स ऑफिशियो क्या है कि उस पद पे जो रहते हैं वो ऑटोमेटिक वहां उसके मेंबर्स बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अभी जो इंडिया का डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होगा, जो एक आदमी होगा उस पद पे, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक वहां का एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन जाएगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो भी अभी ड्रग कंट्रोलर होगा, जो भी उस वक्त के लिए ड्रग कंट्रोलर होगा, वो उस वक्त के लिए वहां का एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन जाएगा। तो अब एक और चीज क्या है कि ये जो पीसीआई का गठन होता है हर एक 5 साल के लिए होता है, उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष में जो भी दिख रहा है जनरल हेल्थ सर्विसेज में जो भी है उस 5 वर्ष के लिए वो ऑटोमेटिक वहां का मेंबर्स बन गया। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन मेंबर्स, जो भी उस पद पे है स्थापित वो वहां का ऑब्वियस मेंबर्स बन जाता है, ठीक है। तो अब ये तीन मेंबर्स आपको समझ में आ गए। अब इन तीन मेंबर्स में अलग अलग मेंबर्स हैं, तीनों का तीन मेंबर्स है अलग अलग। तो इलेक्टेड मेंबर्स हम पढ़े, तो इलेक्टेड मेंबर्स हम जान गए कि इलेक्शन हुआ, जीता, उसके बाद वो वहां का मेंबर्स बना। तो फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स कौन होता है कि 6 मेंबर्स, जिसमें मोस्टली टीचर्स होता है। 6 मेंबर्स में एटलीस्ट 4 टीचर्स होने चाहिए, 4 सब्जेक्ट के, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी। इनमें से कोई भी 4 टीचर्स होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ होना चाहिए। कौन सा कोई भी कॉलेज का नहीं चलेगा, वो एफिलिएटेड कॉलेज का होना चाहिए, यूजीसी वाले कॉलेज का होना चाहिए। जिस जिस कॉलेज का यूजीसी मान्यता है वहां का वो कॉलेज होना चाहिए। तो यूजीसी होता है, एआईसीटी होता है, तो वहां का मान्यता होना चाहिए। जैसे हमारे कॉलेज है तो ये सिर्फ पीसीआई बेस्ड है, यूजीसी का मान्यता नहीं है अभी हमारे कॉलेज में। वो यूनिवर्सिटी सबको मिलता है जनरली, जो भी जिनके अंदर में यूनिवर्सिटी आते हैं, यूनिवर्सिटी वाला जो भी कॉलेजेस हैं उनको मिलता है यूजीसी, उनसे यूजीसी लेंगे तभी जाके यूनिवर्सिटी का एप्लीसिएशन मिलेगा। तो अब यूजीसी वाले कॉलेज के जो भी टीचर्स होंगे तो वहां का 6 मेंबर्स चाहिए ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं कि कोई किसी किसी एक स्टेट का नहीं चाहिए, ऑल ओवर इंडिया 6 मेंबर्स
कोई भी जगह का हो सकता है, बरसते कि वो कॉलेज यूजीसी मान्यता बेस्ड होना चाहिए, वो इलेक्शंस लड़ सकता है। उसमें 6 मेंबर्स चाहिए और सारे फार्मासिस्ट होना चाहिए, ऑब्वियस सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। उसके बाद एक इलेक्टेड मेंबर्स एमसीआई का होना चाहिए। एक एमसीआई का मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस वो फार्मासिस्ट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, डॉक्टर होगा। तो कोई एक मेंबर्स डॉक्टर रहता है। उसके बाद एक मेंबर्स कौन रहता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहता है। वो हर एक स्टेट का रहता है, हर एक स्टेट का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहता है। अब हर एक स्टेट का कैसे होगा, तो हर एक स्टेट में जो भी जीता हुआ मेंबर्स है, मान लीजिए कि बिहार है, बिहार में कोई जीता हुआ होगा, अभी इलेक्टेड, अब इलेक्शन हुआ है, बिहार इलेक्शन हुआ है, उसमें से जो भी 5-6 मेंबर जीते हैं उनमें से एक मेंबर्स ऑटोमेटिक, इसके इलेक्टेड मेंबर जो भी जीते हैं वो यहाँ के मेंबर्स बन जाएंगे। वो आपसी में जिनका सबसे ज्यादा रहता है जनरली, वो वहां के ऑटोमेटिक मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर समझने में कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो ये इनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, इनका बस पहुंच होना चाहिए। पहुंच मतलब उतना नाम होना चाहिए, जैसे अगर हम हैं तो हमको कौन सेंट्रल गवर्नमेंट जानेगा, नहीं जानेगा, या कोई अदर बड़ा अथॉरिटी हमको नहीं जानेगा। तो इस पोजिशंस पे आने के लिए बहुत नेम एंड फेम की जरूरत होती है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या है कि कोई भी पर्सन होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री वाले, जनरली बहुत हायर रैंक वाले ही होते हैं। तो जो जनरली फार्मेसी में इंगेज होगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक आपका नेम एंड फेम है तब आप नॉमिनेटेड मेंबर्स में आ सकते हैं। अगर नहीं है तो इलेक्टेड मेंबर्स में जाएंगे, अगर आप कहीं के टीचर्स हैं, अगर यूजीसी ग्रांटेड आपका यूनिवर्सिटी है तो। दूसरा क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ का रहता है, यूजीसी का, और दूसरा एआईसीटीई का, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो भी फार्मेसी कॉलेज हैं, बड़े कॉलेज हैं, उनका पीसीआई के अलावा यूजीसी और एआईसीटीई से भी मान्यता प्राप्त होता है। तो दोनों, क्योंकि उसका जो सिलेबस बनाएगा, अगर वहां से मान्यता मिलना है इसको, तो क्योंकि वहां से मान्यता मिलेगा तो उनका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको जानना पड़ेगा। तो उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने के लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का रखता है और एक रिप्रेजेंटेटिव एआईसीटीई का रखता है। उसके बाद एक एक नॉमिनेटेड मेंबर्स हमारे स्टेट से आते हैं, सभी स्टेट से, जितने भी तरह के स्टेट है, यूनियन टेरिटोरी है, सभी जगह से एक एक नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स वहां पे रहा होगा, क्योंकि सेम चीज यहाँ पे जो भी चीज देख रहे हैं ना, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो, ये पीसीआई का है, ये सेम चीज स्टेट का है, थोड़ा चेंजेस है और मेंबर्स में थोड़ा चेंजेस मिलेगा आपको, लेकिन सेम चीज, नॉमिनेटेड वहां पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। वहां, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से है, वहां स्टेट गवर्नमेंट से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, जो भी वहां पे नॉमिनेटेड हुए होंगे स्टेट गवर्नमेंट से, वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहाँ पे भी नॉमिनेटेड होते हैं। अब दोनों जगह आप देखिए, यहाँ पे एक इलेक्टेड हुआ और एक यहाँ पे नॉमिनेटेड हुआ। तो अब इन दोनों की क्या जरूरत है, तो इनका जरूरत क्या होता है कि वो अपने स्टेट की बातें यहाँ बता सके, कि मान लीजिए नया कुछ कोर्सेज लागू हो रहा है, हो सकता है उस एक जगह पे वो कुछ फिजिबल नहीं हो, तो वो अपना बात वहां रख सके, स्टेट की बात रख सके। इसीलिए हर एक स्टेट का भी मेंबर्स रहना, प्रतिनिधित्व रहना जरूरी है। तो इसीलिए इलेक्टेड मेंबर्स भी होता है और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होता है। उसके बाद आता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, कोई नॉमिनेटेड कोई इलेक्टेड नहीं होता है, जो उस पद पे होता है तो वो ऑटोमेटिक वहां के मेंबर्स बन जाते हैं। तो ये 3 मेंबर्स होते हैं, एक ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सीडीएल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का जो भी डायरेक्टर होगा उस वक्त के लिए, वो उसका ऑटोमेटिक मेंबर्स बन जाएगा, और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये 3 मेंबर्स रहते हैं। तो जितने भी मीटिंग होते हैं इन दोनों को रहना जरूरी है। बट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है तो ये इनका तो अपना खुद का पद है, ड्रग कंट्रोलर है तो इनका अपना पद है, या सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर है तो बहुत बड़ा आदमी है। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा लाइबल नहीं होता है कि कोई भी मीटिंग अटेंड करे, हर एक मीटिंग अटेंड करे, इनके लिए लाइबल नहीं है। जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, इनके पास हेल्थ सर्विसेज का ही बहुत सारा काम है, तो वो क्यों पीसीआई का मीटिंग में आएगा, जरूरी नहीं है कि वो आएगा हर एक मीटिंग में। तो ये लाइबल नहीं होते हैं, जनरली लाइबल नहीं होते हैं। तो इनको एक्ट के तहत कहा गया है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो भी रहेंगे वो अपना कोई प्रतिनिधित्व ऑथोराइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्टर कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्ट कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, अगर वो मीटिंग में नहीं आ सकता तो वो अपनी जगह पे कोई
ऑथराइज कर सकता है आदमी को कि हाँ मेरे बदले में ये मीटिंग में जा सकता है और अटेंड कर सकता है, वो रिटर्न में ये चीज देगा और उसकी जगह पे वो आदमी आ सकता है। लेकिन ये लोग वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोग के पास नॉमिनेटेड हुआ है तो सिर्फ पीसीआई के लिए नॉमिनेटेड हुआ है, इलेक्टेड हुआ है तो सिर्फ पीसीआई के लिए इलेक्टेड हुआ है। अदर काम तो है, ठीक है, ये टीचर है कहीं का, लेकिन उसको उस वक्त पे आना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपना दिया है ना कि हाँ हमको इलेक्शंस में जाना है, हमको पीसीआई के लिए लड़ना है, तो ठीक है हम कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, ओके, लेकिन हमको अगर मीटिंग है तो वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि खुद सहमति से गए ये लोग। लेकिन ये लोग पद पे हैं, ऑटोमेटिक मेंबर्स बन रहे हैं, तो पहले ये अपना काम देखेंगे। तो इसीलिए ये क्या कर सकते हैं कि इनके लिए मीटिंग में जाने के लिए अगर इनके पास टाइम नहीं है तो किसी को ऑथोराइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, अब हम जानते हैं कि पीसीआई का काम क्या है। तो एक काम तो आप जानते हैं पीसीआई का क्या होता है कि आप हमेशा सुनते हैं पीसीआई इंस्पेक्शन होने वाला है, पीसीआई इंस्पेक्शन होने वाला है। तो पहला आप जानते हैं पीसीआई इंस्पेक्शन करती है, हर एक इंस्टीट्यूट को देखती है कि उसको अप्रूवल देती है, हर एक साल अप्रूवल मिलता है नेक्स्ट बैचेस के लिए। जैसे अभी अ, अभी अगर बैच नेक्स्ट बैच हमको 23 में लेना है, नया स्टार्टिंग करना है कोर्स का, तो हमको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद एडमिशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर पीसीआई 10 साल के लिए दे दिया, मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट को, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेगा इंस्टीट्यूट वाला, तो 10 साल के लिए सो जाएगा, फिर उसको 10 साल के लिए अपना आमदनी करेगा, उसके बाद क्या मतलब है, 10 साल बाद बंद कर दो, तब तक पूरा पैसा छाप लो, सेम चीज कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक मिनट रुकिए। अब तो पहले एक जानते हैं, अब मान लीजिए 10 साल के लिए कर दिया, तो वो तो 10 साल के लिए आराम कर लिया, 10 साल के लिए पैसा कमाएगा, फिर इंस्टीट्यूट को बंद कर देगा, क्या मतलब है उसको। लेकिन ऐसा पीसीआई करेगा नहीं, तो पीसीआई क्या करता है, हर साल के लिए उसको, हर साल के लिए उसको अपना क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन के लिए अप्रूवल देता है। जैसे आप हैं, आपका अप्रूवल चल रहा है, उसके बाद फिर नया एडमिशन के लिए नया अप्रूवल चाहिए, तो हर एक चीज वो चेक करेगा कि अगर नया इंस्टीट्यूट है तो ओके है। उसके बाद अगर एक साल पुराना हुआ तो इतना वॉल्यूम्स बनना चाहिए किताब, पहले अगर आपने 1000 किताब दिखाए हैं कि आपकी लाइब्रेरी में 1000 किताब है, तो अभी नया साल के लिए नया बुक्स कितना आया है, नया केमिकल कितना आया है, केमिकल कंजम्पशन कितना आया है, इतना स्टूडेंट है, 60 प्लस 60, 2 साल का स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट है, तो 120 स्टूडेंट्स के लिए फिर कितना ज्यादा बुक्स आया है, कितना इक्विपमेंट आया है, ये जितना एसेंशियल इक्विपमेंट है वो है या नहीं है, वो सारा कुछ ध्यान में रखती है। वो इस चीज का इंस्पेक्शन करती है इंस्टीट्यूट में, अगर नहीं है तो उसका मान्यता रद्द कर देगी, अगर कम है तो उसका सीट कम कर देती है। तो पहला ये करती है कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड, उसको बरकरार करती है, उसको प्रिस्क्राइब भी करती है। जैसे कि उसका बताया गया है कि अगर स्टैटिक्स लैब है तो उसमें ये एसेंशियल्स इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, इतना ग्लासवेयर होना चाहिए, ये केमिकल्स होना चाहिए, वो उसका प्रिस्क्राइब्ड है। अगर उतना नहीं है आपके पास तो वो क्या करेगी, सीट कम कर देगी या इंस्टीट्यूट बंद करा देगी, उसके पास इतना पावर है। तो पहला तो ये करती है, मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, इंस्टीट्यूशंस का इंस्पेक्शन करती है ताकि स्मूथली एजुकेशन रन करे। उसके बाद जब भी उसको लगता है कि नहीं अब सिलेबस बदलना चाहिए, कोर्स का एग्जामिनेशन पैटर्न बदलना चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न बदलना चाहिए, तो उसको रिकॉग्नाइज करके पैटर्न बदलती है। जैसे अभी आपके बाद पैटर्न बदला है, ER20 आया है, तो क्या हुआ कि ER20 आया तो बहुत सारे सिलेबस बदल गए हैं, एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ है सिलेबस में। जो आप इतना इजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अब नए बैच के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत सारे न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अब वहां पे क्या हो गया कि जो फार्मा अभी अभी जैसे जुटिक्स पढ़ रहे हैं, आपका बहुत कितना 2-3 बहुत है तो 7 7 शायद लॉज पढ़ना है आपको। अभी उनको 20-25 लॉज पढ़ना है, सभी लॉ के बारे में पढ़ना है, एनिमल लॉ, क्वालिटी लॉ, क्या क्या नहीं पढ़ना है उनको, हर एक चीज। लेकिन आपको तो नहीं, अभी बहुत कम पढ़ना है आपको। सिलेबस उनका टोटली चेंज होके नया 2-3 सिलेबस इंट्रोड्यूस हो गया, आपका जितना पढ़ना है उतना तो पढ़ना ही है, प्लस 2-3 नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हो गया, 2-3 नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, तो काफी वास्ट बना दिया गया। उसके बाद क्या एग्जिट एग्जाम कर दिया गया है। तो अब क्या है कि जो भी फार्मासिस्ट बनेंगे
उनका कुछ स्टैंडर्ड होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी पास करके निकल गए, अब वो नहीं हो पाएगा। तो अब जो नहीं पढ़ पाएंगे वो फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे, तो वो क्या किया, स्टैंडर्ड को बढ़ाया फार्मासिस्ट का, नहीं तो पहले फार्मासिस्ट वैसे ही कोई मानता ही नहीं था। तो ये सब चीज क्या करता है, इम्प्लीमेंट किया, नया एजुकेशन स्टैंडर्ड को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना फार्मेसी पीसीआई का काम है। उसके बाद एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीज है या फार्मासिस्ट रिलेटेड जो भी चीज होगा, तो ये काम करना या सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करना, कंपाइल करना, ये काम पीसीआई का है। अब सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, जैसे कि स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो वहां पे एक रजिस्टर बना, स्टेट का पीसीआई का रजिस्टर बना, सॉरी स्टेट का रजिस्टर बना, जिसमें सारे फार्मासिस्ट का नाम वहां अंकित है। तो अब जो भी रेन्युअल होता है तो अप्रैल में वो सारे एक कॉपी पीसीआई को चला जाता है, हर एक स्टेट का। और पीसीआई क्या करती है, सारे स्टेट का वो फार्मासिस्ट वाला एक कॉपी में छापती है फिर से। तो मतलब पूरे देश के फार्मासिस्ट का नाम उसके एक रजिस्टर में है, तो उसी रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रजिस्टर। पीसीआई में है, सेंट्रल काउंसिल में वो रजिस्टर है, इसीलिए उसका नाम है सेंट्रल रजिस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? No, ma'am. उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप देखिए कि इलेक्टेड मेंबर्स पे, नॉमिनेटेड मेंबर्स पे, लेकिन ये तो मेंबर्स हैं, इसके ऊपर भी रहता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति और क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति, इस टाइप के रहते हैं बड़े लोग, तो वैसे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट है और ये प्रेसिडेंट है, इनको कौन इलेक्ट करेगा? तो जो भी मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो भी हैं, वो आपस में ही इनको इलेक्ट करते हैं। इनका क्या बोलते हैं, इलेक्शंस होता है प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होता है, और जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स बनते हैं या इलेक्टेड मेंबर्स बनते हैं, वो लोग इनका चयन करते हैं। और चूंकि ये ऑफिस 5 साल के लिए है, तो इनका भी जितने भी लोग हैं नॉमिनेटेड रहे, इलेक्टेड रहे, सभी का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। फिर छठा साल जो होता है री इलेक्शन होता है, फिर 5 साल के लिए काम करते हैं लोग। तो अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए एक और चीज क्या है कि मान लीजिए कोई भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, किसी रीजन बस छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, जैसे अभी बी सुरेश जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, बीच में ही त्याग पत्र दे दिया, 5 साल पूरा नहीं उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो अब क्या है, त्याग पत्र दे दिए तो अभी 5 साल पूरा नहीं, तो क्या होगा, री इलेक्शन होगा। तो री इलेक्शन हुआ फिर से, तो फिर से नए लोग जीते, तो जो जीता वो फिर 5 साल के लिए नहीं बनेगा, उस जितना कार्यकाल पहले वाले का बचा था उतना ही कार्यकाल के लिए वो बनेंगे। फिर से 5 साल बाद इलेक्शन होगा, हो सकता है फिर से वही बन जाए, अलग बात है, बट वो 5 साल के लिए नहीं बनता। अगर किसी के जगह पे बनता है, कोई मर गया, कोई त्याग पत्र दे दिया, कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स रहे, नॉमिनेटेड मेंबर्स रहे, प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, सबके लिए सेम चीज है कि एक कार्यकाल में अगर कोई एक आदमी त्याग पत्र दे दिया, रिजेक्ट हो गया, किसी कारण बस निकाल दिया गया, मर गया, तो उस जगह पे जो दूसरा सदस्य आएगा, इलेक्टेड है तो इलेक्शन होके आएगा, नॉमिनेटेड है तो फिर से नॉमिनेट होगा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है तो उनका भी इलेक्शन होगा। तो उनका जो कार्यकाल होगा उन उस समय से 5 साल के लिए नहीं होगा, उस समय से उतना ही साल के लिए होगा जितना साल बचा हुआ है। अगर तीसरा साल में उन्होंने रिजाइन दिया है तो फिर 2 साल के लिए होगा, 3 साल कंप्लीट कर लिया, 2 साल और बचा है, जितने दिन, एक दिन के लिए बचा तो एक दिन के लिए ही होगा। तो मतलब जितना कार्यकाल बचा है 5 साल में उतने दिन के लिए भी होगा। अगर इस बीच में इलेक्शंस में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कोई भी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन उसका लेती है। पीसीआई तो स्टेट, सेंट्रल काउंसिल है तो उसका ऑब्वियस है कि सेंट्रल स्टेट कुछ करेगी नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे विचार करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद आता है ऑफिस, और उसका जो वैकेंसीज है उसका क्या टर्म एंड कंडीशंस है। तो कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर रहे, इलेक्टेड मेंबर्स रहे, प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। जब से भी उनका नॉमिनेशन हो या इलेक्शन हो, या अगर सक्सेशर है किन्हीं का, कोई मर गया, जो भी थोड़ा देर पहले बताएं, तो उतने ही साल के लिए, जितना रेस्ट बचा हुआ है उतने के लिए ही रहता है। अगर मान लीजिए कोई नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर्स को रिजाइन करना है, तो रिजाइन करेंगे तो कहीं बड़े ऑफिस के पास कर, कोई अथॉरिटी के पास करेंगे, तो प्रेसिडेंट को उनको देना रहता है, प्रेसिडेंट को देंगे, उसके बाद वो रिजाइन करके हट सकते हैं उस पोजीशन पे। और वो जो वैकेंट सीट है
उनपे फिर से उनपे फिर से इलेक्शंस होगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स है तो फिर से नॉमिनेटेड होके कोई आएंगे। अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स या नॉमिनेटेड मेंबर्स 3 मीटिंग में नहीं आए, लगातार 3 मीटिंग में नहीं आए और कोई एक्सक्यूजेस भी नहीं दिए, कोई एप्लीकेशंस भी नहीं दिए, तो उसको ऑटोमेटिक वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब उसको एब्सेंट मान लिया जाता है, उसको निकाल के उसके जगह पे फिर नया लोग बिठाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी वैकेंसी अगर खाली रहता है, कोई भी सीट खाली होता है, तो जितने समय के लिए वो सीट खाली हुआ, तो वहां पे उतने समय के लिए वो नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे या इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं या इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो फिर से आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल खत्म हो गया फिर वो दोबारा इलेक्टेड मेंबर्स नहीं बन सकते, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, फिर से वो बन सकते हैं, फिर नेक्स्ट 5 साल के लिए बन सकते हैं, जब जब जीतेगा, जब जब नॉमिनेट होके आएगा, तो वो हमेशा बन सकता है। ऐसा नहीं कि लिमिटेड है, 5 साल के लिए लिमिटेड है, उसके बाद अगर एक बार बन गए तो दूसरा बार नहीं बन सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है, वो बार बार बन सकता है। अगर जीत रहे हैं तो 15 साल के लिए बन सकते हैं, 20 साल के लिए बन सकते हैं, आजीवन बन सकते हैं अगर जीत रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो नो मैम। मैम। ओके, तो 1 मिनट में कट रहा है, आप लोग फिर से ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा और डिटेल कर देंगे। ओके, ओके मैम। ठीक है, और फिर से ज्वाइन कीजिए आप लोग।